यह एक मलयालम साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। यह कहानी एक रेलवे गेटकीपर रघु के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक सुनसान इलाके में स्थित फाटक पर तैनात है। रोज की तरह रघु अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करता है, जैसे फाटक खोलना बंद करना और यह सुनिश्चित करना कि कोई वाहन ट्रैक पर ना हो। जब ट्रेन आकर यहाँ से गुजरती है तो रघु देखता है कि कोई शख्स ट्रेन से गिर गया है। पहले उसे लगता है कि वह कोई चोर उचक्का होगा, इसलिए वह ध्यान नहीं देता। लेकिन जब वह जाकर देखता है कि ट्रेन से एक लड़की गिरी है जो बेहोश है, रघु उसे कंधे पर उठाकर घर लाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वह रघु को अपना नाम चैताली बताती है। रघु उसे पूछता है, तुम ट्रेन से क्यों कूदी थी? चैताली जवाब देती है, मैं वॉश बेसिन पर हाथ धो रही थी, तभी दो आदमी लड़ते हुए वहां आ गए। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। चैताली अचानक घबराकर उठती है और कहती है, मेरे हस्बैंड मुझे ढूंढ रहे होंगे, मुझे अब जाना चाहिए। रघु उसे कहता है, यहाँ दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं है, पर चैताली उसकी बात नहीं सुनती और रेगिस्तान की ओर पैदल चल पड़ती है। कुछ देर बाद रघु पास के कुएं से पानी लेकर आता है। उधर चैताली की हालत खराब होने लगती है और वह कुछ दूर चलने के बाद वह बेहोश हो जाती है। अगले दृश्य में चैताली को रघु के घर पर दिखाया जाता है। कुछ समय तक दोनों के बीच बातें होती हैं और रात होने पर रघु खाना बनाता है। वह चावल परोसते हुए चैताली से कहता है, इन्हें बर्बाद मत करना, मुझे ये 30 किलोमीटर दूर पैदल चलकर लाने पड़ते हैं। रात को सोने का समय आता है, लेकिन चैताली अनजान रघु से डर रही थी। वह रघु से कहती है कि तुम अंदर सो जाओ, मैं बाहर सो जाऊंगी। रघु उसे कहता है कि नहीं, आप रहने दीजिए, मैं बाहर जाकर सो जाता हूँ। इस पर चैताली उसे कहती है कि ठीक है, आप भी यहीं पर सो जाइए। रघु ने कहा, ठीक है। हम दरवाजा और लाइट चालू रखते हैं। दोनों अपने अपने बिस्तरों पर लेट जाते हैं। कुछ समय बाद रघु ने चैताली से कहा, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि यहाँ एक टेलीफोन है। जब भी ट्रेन यहाँ से गुजरने वाली होती है तो रेलवे स्टेशन से कॉल आता है। हालांकि हम यहाँ से खुद कहीं कॉल नहीं कर सकते। कल जब फोन आएगा तो मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बता दूंगा, जिससे तुम अपने पति के पास जा सकोगी। रघु की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी टेलीफोन की घंटी बजी। रघु ने कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है। उसने फोन उठाकर ट्रेन की जानकारी ली और जैसे ही वह चैताली के बारे में बताने वाला था, चैताली ने अचानक फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रघु चौंक कर उसकी ओर देखता है। चैताली ने गहरी सांस ली और कहा, मैं एक डॉक्टर हूँ, एक साइकेट्रिस्ट। मैंने ट्रेन से अपने पति से बचने के लिए छलांग लगाई थी। मेरी मुलाकात सिंगसू से एक पेशेंट के रूप में हुई थी। उसने मुझे बताया था कि उसकी पत्नी ने खुदकुशी कर ली थी और वह इस सदमे से टूट गया था। धीरे धीरे वह मेंटली अनस्टेबल हो गया और मैंने उसका ट्रीटमेंट किया। इस दौरान हमारी दोस्ती गहरी होती गई। उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया और बिना कुछ सोचे मैंने हाँ कर दी। मेरे घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। फिर धीरे धीरे वह एरोगेंट होने लगा और कभी कभी वह इतना हिंसक हो जाता कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। अगर उसे उसकी ड्रग्स नहीं मिलती तो वह मुझ पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार करता। रघु को यह सुनकर लगा कि चैताली बहुत इमोशनल हो रही है। वह धीरे से बोला, तुम जाकर अपना चेहरा धो लो, इससे तुम बेहतर महसूस करोगी। चैताली उठकर मुंह धोने के लिए आगे बढ़ी। रघु ने कहा, वो नहाने की जगह है, अगर तुम चाहो तो नहा सकती हो। चैताली ने सवाल किया, यह पानी कहाँ से आता है? रघु ने बताया, पास के पहाड़ के करीब एक उजड़ा हुआ गांव है, वहां एक कुआं है, मैं वहां से पानी लाता हूँ। तुम नहा लो, मैं फिर से पानी लाकर भर दूंगा। चैताली ने भावुक होकर कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। रघु मुस्कुराते हुए बोला, आप खुद अच्छी इंसान हैं, इसलिए आपको हर कोई अच्छा लगता है। वह पागल भी तो आपको अच्छा इंसान लगा था। चैताली मुस्कुराते हुए नहाने चली जाती है और रघु उसे दूर से देखता है। वह खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नजरें चैताली की तरफ खींचने लगती हैं। तभी उसकी नजर चैताली की पीठ पर पड़े गहरे चोट के निशानों पर जाती है। कुछ देर बाद चैताली ने आवाज लगाई, क्या मेरे पहनने लायक कुछ कपड़े हैं? रघु ने जल्दी से अपने कपड़ों में से एक साफ शर्ट निकाली और उसे दे दी। फिर खुद भी एक अच्छा शर्ट पहन लिया। जब चैताली वापस आई तो उसने रघु से पूछा, तुम्हारे परिवार में और कौन है? रघु ने कहा, मेरी माँ थी, लेकिन वह अब नहीं रही। मैं यहाँ पिछले 10 सालों से अकेला रह रहा हूँ। इसके बाद दोनों के बीच सुख दुख की बातें शुरू हो गईं। रघु के पूछने पर चैताली ने बताया, मेरे शरीर पर जितने भी निशान हैं वे मेरे पति के दिए हुए हैं। वह मुझसे बेहद बुरा व्यवहार करता था। हर बार जब वह नशे में होता तो वह अपनी सारी हताशा मुझ पर निकालता। रघु चुपचाप सुनता रहा।
उसकी आंखों में सहानुभूति साफ दिखाई दे रही थी। दोनों के बीच की बातें धीरे धीरे गहरी होती गईं और एक नया विश्वास बनने लगा। मैंने उसे डॉक्टर राठौड़ के कहने पर मेंटल असाइलम में भेज दिया, लेकिन एक दिन मैंने उसकी डायरी में पढ़ लिया जिसमें उसने लिखा था कि उसने अपनी पहली बीवी को मार दिया था, और अब उसका यह भयानक सच मुझे पता चल गया था तो वह अब मुझे भी मारने वाला था। मैंने भागने की भी कोशिश की पर भाग नहीं पाई। फिर उसने पुलिस से बचने के लिए मुझे जबरदस्ती पकड़ा और रेलवे स्टेशन ले आया, और जो भी ट्रेन मिली उसमें मुझे लेकर रवाना हो गया। अगर मैं ट्रेन से नहीं कूदती तो वह अपनी पहली बीवी की तरह मुझे भी मार देता या फिर जानवरों की तरह टॉर्चर करते हुए जिंदा रखता। लेकिन अब मैं बिना डरे जीना चाहती हूँ। रघु कहता है कि हम दोनों में काफी चीजों में समानताएं हैं। मैंने भी माँ की बात नहीं मानी और शादी नहीं की, और तुमने भी अपने घर वालों की बात नहीं सुनी और उस पागल से शादी कर ली। फिर वे दोनों करीब आने लगते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर चैताली हट जाती है और रघु भी अपनी इमोशंस कंट्रोल करता है। इसके बाद रेलवे स्टेशन से फोन आता है कि अगली ट्रेन फाटक से गुजरने वाली है। रघु चैताली को कहता है कि आपसे बातें करते करते मैं पहली बार ट्रेन के आने का समय भूल गया। आपसे बातें करते करते मुझे अपनी दुनिया ही अलग लगने लगी है। मुझे कई दिनों बाद खुशी का एहसास हुआ है। यहाँ सब चीजें पुरानी हैं, पर पता नहीं क्यों फिर भी मुझे सब कुछ नया सा लगने लगा है। चैताली भी मुस्कुराकर उसकी बातों का सम्मान करती है और वह पूछती है कि यहाँ चेक करने वाला कौन है, कि आपने ड्रेस पहनी है या नहीं पहनी। रघु कहता है कि यह चेक करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ। चैताली उसे फिर कहती है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसीलिए आपको इतने सारे मेडल मिले हैं। रघु बताता है कि ये मेडल देने वाला भी कोई नहीं है, यह भी मैंने खुद ही लगाए हैं, और वह मुस्कुराकर फाटक की तरफ जाने लगता है। और चैताली पीछे से कमरे की साफ सफाई करने लगती है, और सफाई करते हुए वह रघु के संदूक तक पहुंच जाती है, जिसमें से उसे रघु का आईडी कार्ड मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि रघु जो यहाँ का गेट कीपर है वह तो कोई और है, यानी जो रघु बनकर यहाँ रह रहा है वह कोई बहरूपिया है। अब यह सच जानकर चैताली बहुत ही डर जाती है। जब रघु वापस आता है तो चैताली उस पर चाकू तान देती है। इस पर रघु उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्यों डर रही हो, क्या हुआ? तभी उसे संदूक के नीचे यहाँ के असली गेट कीपर रघु का आईडी कार्ड मिल जाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि चैताली उसके संदूक को देख चुकी है, जिससे उसे पता चल जाता है कि अब चैताली को सब कुछ पता चल गया है। रघु उसे शांत करके उसे बताता है कि मेरी शादी मेरी माँ का सपना था, इसके लिए उसने पास के गांव से एक लड़की भी देखी थी। फिर हमारी शादी हो गई और मेरी माँ का सपना पूरा हो गया। मेरी पत्नी ने मेरी खेती में मदद के लिए अपनी मौसी के बेटे को बुला लिया। फिर मेरे एक बेटा हुआ और हम दोनों ने उसकी मौसी के लड़के की शादी करवाने के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। लेकिन कभी उसके मौसी के बेटे को लड़की पसंद नहीं आती तो कभी मेरी पत्नी को, और इन्हीं सब के चलते हुए फिर मेरी बेटी का जन्म हुआ। फिर अचानक अकाल पड़ा और मेरी फसल खराब हो गई, जिससे मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। फिर मैं अपनी पत्नी को बिना बताए डॉक्टर के पास गया और उन्हें कहा कि मुझे अपनी नसबंदी करवानी है, मुझे अब और बच्चे नहीं चाहिए। पर डॉक्टर ने जांच करके मुझे बताया कि रिपोर्ट के हिसाब से आप कभी पिता बन ही नहीं सकते। अब रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह जल्दी से अपने घर आता है, जहां उसे पता चलता है कि जिस लड़के को उसकी पत्नी मौसी का लड़का बनाकर लाई थी, असल में वह उसका प्रेमी था और वह बच्चे भी उसी के थे। रघु चैताली को बताता है कि वह उन 4 लोगों का परिवार था और उसमें मैं बाहर वाला था। फिर मुझे गुस्सा आया और मैंने सबको मार दिया। फिर पुलिस से बचने के लिए मैं रात को सफर करता था और दिन में छुप जाता। इस तरह मैं यहाँ रघु काका से मिला। वह बहुत अच्छे इंसान थे, पर मैंने उनको अपने पिछले जीवन के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया। मुझे सिर्फ खेती का काम आता था, इसलिए हम यहाँ खेती करने लगे। उन्होंने मुझे यहाँ के सारे काम सिखाए और मैं उन्हीं के साथ रहने लगा। फिर एक दिन वे बीमार होकर मर गए। मैं पुलिस के डर से उन्हें अस्पताल भी नहीं ले जा पाया। मैंने यहाँ पास में ही उन्हें दफनाया था। फिर मैं पुलिस से बचकर यहाँ पर रहने लगा और रघु काका का गेट कीपर का काम करने लगा। हो सकता है अपने आशिक को मेरे घर लाने के लिए उसी ने मेरी माँ को मारा होगा। ये कहते हुए रघु रोने लगता है। चैताली उसे इमोशनल सपोर्ट देते हुए संभालती है। तभी चैताली को याद आता है वह कुछ पका रही थी। वह जल्दी से भागती है और उसे संभालती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि खाना पकाने के लिए पानी नहीं है। रघु चैताली को कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं कुएं से पानी लेकर आता हूँ। चैताली उसे कहती है कि नहीं, अब से सारे काम हम दोनों मिलकर करेंगे, तुम यहीं रुको, मैं पानी लेकर आती हूँ।
रघु उसे बताता है कि पहाड़ों के उस पार एक उजड़ा हुआ गांव है, वहां पर कुआं है, उसमें से पानी लाना है। चैताली पानी लाने चली जाती है और रघु आराम करने लगता है। तभी कुछ देर बाद चैताली का मानसिक रोगी पति सिंसो आ जाता है। वह रघु को पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई आया था। रघु उसे बताता है कि यहाँ कोई नहीं आया, चले जाओ यहाँ से। पर सिंसो रघु के घर के अंदर जाने लगता है तो रघु गुस्से में कहता है कि क्या आपको समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा ना यहाँ कोई लड़की नहीं आई। तभी सिंसो कहता है कि मैंने तो नहीं कहा कि वह लड़की थी। और इसी दौरान इन दोनों में हाथापाई होने लगती है। सिंसो कहता है कि वह मेरी पत्नी है, हम एक ट्रीटमेंट के लिए जा रहे थे और वह ट्रेन से कूदकर भाग गई। उसे शिजोफ्रेनिया नाम की दिमागी बीमारी है। अब सिंसो रघु को वही सब बताता है जो चैताली ने रघु को सिंसो के बारे में बताया था। यानी वह उसे कहता है कि वह एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सिंसो है और वह इसकी पेशेंट थी और वह ड्रग्स भी लेती थी। वह आम तौर पर साधारण लोगों की तरह दिखती है, लेकिन जब वह वायलेंट होती है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। मैं उसे इलाज के लिए कहीं पर ले जा रहा था और रास्ते में वह ट्रेन से कूदकर भाग गई। वह अभी भी मुझे अपना दुश्मन मानती है। उसके इलाज के लिए उसका ढूंढा जाना बहुत जरूरी है। वह कभी भी कुछ भी कर सकती है। अगर आपने उसे छुपाया तो आपकी जान को भी खतरा है। लेकिन रघु उसे कहता है कि आपकी पत्नी यहाँ पर नहीं है, कृपया आप उसे कहीं और जाकर ढूंढिए। ओरिया खाने के बाद रघु अपने घर में आ जाता है, लेकिन सिंसो भी रघु के पीछे जाकर उसे कहता है कि मुझे थोड़ा पानी चाहिए। तभी उसे वहां पर चैताली के कपड़े दिखाई देते हैं और वह रघु को मारने लगता है और कहता है कि बता तुमने उसके साथ क्या किया है। लेकिन इसी बीच रघु भी फाटक खोलने वाली रोड से उसके पैर पर मारता है, जिससे वह तड़फने लगता है और जोर से अपनी पत्नी का नाम शिखा पुकारता है। तभी रघु इसे कहता है कि आपने क्या नाम बोला। सिंसो कहता है कि शिखा, उसका नाम शिखा है। उसने आपको अपना क्या नाम बताया। रघु बताता है कि चैताली। सिंसो बताता है कि चैताली उस वार्डन का नाम है जिसको उसने मारा था। यह सुनकर रघु को कुछ समझ में नहीं आता कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। अब रघु तुरंत उस उजड़े हुए गांव में जाता है जहां पर चैताली पानी लाने गई हुई थी। वह उसे कहता है कि तुम्हारा पति आ गया है और उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। चैताली कहती है कि मैंने आपसे एक भी झूठ नहीं बोला। वह पागल है और उसे लगता है कि मैं उसकी बीवी शिखा हूं जिसको उसने मार दिया था। अब रघु फिर से कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं है। चैताली कहती है कि ठीक है, फिर मैं उसके साथ चली जाऊंगी और तुम मुझे नहीं बचाना। अब चैताली वापस रघु के घर आती है जहां पर सिंसो उसे कहता है कि चलो यहाँ से, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे जहां तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। चैताली सिंसो को कहती है कि सिंसो अब यह नाटक करना बंद करो, तुम्हें अब यहाँ कोई नहीं रोकने वाला और यह आदमी तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगा, तो इसलिए यह नाटक करना बंद करो। सिंसो चैताली को प्यार से शिखा पुकारता है, पर वह उसे कहती है कि मुझे शिखा बुलाना बंद करो, मैं तुम्हारी मरी हुई पत्नी नहीं हूँ। वह कहता है ठीक है, चलो यहाँ से निकलते हैं और वह दोनों जाने लगते हैं और जाते समय सिंसो वह लोहे की रॉड भी फेंक देता है। तभी रघु सिंसो को पीछे से पुकारता है जिससे सिंसो को लगता है कि वह उससे पैसे मांग रहा है। सिंसो उसे कुछ पैसे देते हुए कहता है कि मेरी खुशी के लिए यह पैसे ले लो, पर रघु उसे कहता है कि साहब मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे पता है कि आप यहाँ से ले जाकर उसे मार दोगे, तो इससे अच्छा है कि आप उसे यहीं छोड़कर चले जाओ, हम कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। तब सिंसो कहता है कि तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है। तभी पीछे से चैताली रघु के सर पर लोहे की रॉड से मारती है जिससे वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद चैताली रोने लगती है और रघु कहता है कि प्लीज तुम रोना बंद करो, पर वह उसे कहती है कि नहीं, तुम मुझे उस पागल के साथ भेजने के लिए तैयार हो गए थे, अब मैं तुम पर कभी भी विश्वास नहीं करूंगी। रघु उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, अगर तुम उसे नहीं मारती तो मैं उसे मार देता, मुझे अब सिर्फ तुम चाहिए, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तभी सिंसो को होश आ जाता है तो रघु लोहे की रॉड उठाकर सिंसो के सर पर मार मार कर उसका खोपड़ा खोल देता है, जिससे सिंसो मर जाता है। चैताली भी यह सब देखकर चौंक जाती है। रघु कहता है कि हमें इसे जमीन में गाड़ना पड़ेगा। रघु के कहने पर चैताली फावड़ा लेने के लिए चली जाती है। तभी सिंसो का वॉयलेट बाहर गिर जाता है। रघु वॉयलेट उठाता है और उसमें जो पैसे थे वह खुद रख लेता है और उसे उसके वॉयलेट में मेडिकल की स्लिप मिलती है जिसमें डॉक्टर राठौड़ का नाम लिखा होता है और नीचे लिखा था मेंटल हेल्थ केयर सेंटर, यानी सिंसो सच कह रहा था। यह सच में डॉक्टर सिंसो राठौड़ था और वह चैताली नहीं सिंसो की पत्नी शिखा है।
रघु चैताली की तरफ देखकर कहता है कि तुम चैताली हो ना? वह कहती है, नहीं, मैं सिक्खा हूं, और वह फावड़े से रघु के सर पर मारती है और वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि रघु के सिर पर पट्टी लगी हुई है और वह अपने घर से ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए अपने घर से बाहर आ रहा है, और इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। लेकिन हमें यह नहीं दिखाया जाता कि चैताली का फिर क्या हुआ। इसके हम दो मतलब निकाल सकते हैं, या तो रघु ने चैताली को मार दिया या फिर रघु और चैताली दोनों साथ में रहने लगे। यहाँ पर इसकी एंडिंग की कोई और भी थ्योरी निकलती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह एक्सप्लेन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।